हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग फार्माकोलॉजी के टॉप 20 सीरीज का पार्ट 5 कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 5 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा था। इसी क्वेश्चन को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सप्लेन जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एक्शन इन डिटेल। यानी हमें जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन को पढ़ना था और उसके साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एक्शन पढ़ना था। हमने आपको बताया था कि पिछले पार्ट 4 में हमने जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट रहता है बच्चों के लिए, लेकिन ओवरऑल एक जनरल आइडिया लग गया था कि ड्रग जनरली 4 मेनली उसके एक्शन है, 4 टारगेट एक्शन है, उसके माध्यम से काम करता है। जिसका ट्रिक मैंने बताया था टायर, TIER, यानी कि ड्रग कैसे काम करता है? टायर के द्वारा काम करता है। T फॉर ट्रांसपोर्टर के द्वारा काम करता है। जैसे एग्जाम्पल में ओमेप्राजोल या पेंटोप्राजोल आपके प्रोटोन पंप को इनिबिट करता है, तो प्रोटोन पंप एक प्रकार का ट्रांसपोर्टर है जिसको सोडियम पोटेशियम ATPase पंप भी कहते हैं। वैसे आपका हो जाता है आयन चैनल। आयन चैनल्स में जैसे आपका लिग्नोकेन लोकल एनेस्थेटिक है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। तो आयन चैनल जैसे सोडियम चैनल को ब्लॉक करने वाला है या कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने वाले ऐसे ड्रग्स जो आयन चैनल के माध्यम से काम करते हैं। कुछ ड्रग्स हैं जो एंजाइम्स के माध्यम से काम करते हैं, है ना? हाँ, जो एंजाइम को खास करके इनिबिट करके काम करते हैं। जैसे आपको हमने एग्जाम्पल में बताया ACE इनिबिटर, याद करो, जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनिबिट करके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है कि नहीं? हाँ, कुछ ड्रग्स हैं जो कि आपके रिसेप्टर्स के माध्यम से काम करते हैं। जैसे आप समझ लो बीटा ब्लॉकर, है ना? तो ये बीटा ब्लॉकर कैसे काम करता है? तो आपके हार्ट के ऊपर बीटा रिसेप्टर पाया जाता है, उसी बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिससे हार्ट का रेट कम हो जाता है, हार्ट का फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन थोड़ा, हार्ट रेट कम होता है तो कार्डियक आउटपुट कम होता है, जिससे ब्लड प्रेशर वगैरह कम होते हैं। तो प्रॉपर मैंने एग्जाम्पल वगैरह भी बता दिया, इसमें आपका ओमेप्राजोल वगैरह, पेंटोप्राजोल वगैरह एग्जाम्पल दे देना। तो आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि ड्रग मेनली 4 तरीके से काम करते हैं। T फॉर ट्रांसपोर्टर, I फॉर आयन चैनल, E फॉर एंजाइम्स, R फॉर रिसेप्टर्स। अगर थोड़ा और विशेष करके समझना है तो आई होप कि आपने पार्ट 4 देखा होगा, वहां डिटेल में मैंने पढ़ाया है। ठीक है। आज हम लोगों का मुख्य टॉपिक रहने वाला है फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एक्शन। हमारा मुख्य टॉपिक क्या रहेगा? फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एक्शन, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग के एक्शन को अफेक्ट करते हैं। कई बार तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएगा जिसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग लिखना होगा, और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअली वहाँ से सवाल बनते हैं, है ना? यस। तो आपके बॉडी में ड्रग किस तरीके से काम करेगा, कैसा उसका इफेक्टिविटी होगी, ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन में सबसे पहला फैक्टर है एज। क्या है? एज। तो सारे बच्चे, उम्र, एज को क्या कहते हैं सर? तो उम्र कहते हैं। एज मतलब हुआ उम्र। ठीक है, कि अगर कोई बूढ़ा है या बच्चा है तो आपको पता है उनका लीवर और किडनी उतना पावरफुल नहीं है। छोटे बच्चों में लीवर और किडनी उतना डेवलप नहीं हुआ है, बूढ़े में वो लीवर और किडनी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका है, ऐसा होता है। जिस वजह से एडल्ट का डोज अलग होता है और बूढ़े लोगों का डोज अलग होता है, बच्चों का डोज अलग होता है। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबके बॉडी में लीवर और किडनी का, जो क्योंकि पता है ना आपको, ड्रग का मेटाबॉलिज्म लीवर ही करता है ना? हाँ, जैसे आप खाना खाते हो तो खाना पचता पेट में, है ना? वैसे दवा पचता है लीवर में, समझ लो मेन बात है। लीवर अगर खराब, लीवर उतना फंक्शनल नहीं है तो दवा काम नहीं कर पाएगा। दवा काम करेगा, दवा जितना बॉडी में अच्छा इफेक्ट शो करेगा उससे ज़्यादा खराब इफेक्ट शो करेगा, है कि नहीं? हाँ, तो मेटाबॉलिज्म दवा का होना बहुत ज़रूरी है। मेटाबॉलिज्म मुख्यतः लीवर में होता है और दवा शरीर से बाहर निकलता है किडनी के माध्यम से, ज़्यादातर फिल्टर होकर के, है ना? हाँ, तो यही बोल रहा है, इन न्यू बॉर्न चाइल्ड द लीवर, जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है, नवजात शिशु, और में लीवर और किडनीज आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड, उसमें फुल्ली डेवलप नहीं होते हैं। बल्कि इन ओल्ड पेशेंट द फंक्शन ऑफ लीवर एंड किडनीज एंड वाइटल ऑर्गन्स आर वेरी स्लो। जो
ओल्ड पेशेंट है यानी बूढ़े लोग हैं, उनमें लीवर और किडनी बहुत वाइटल मतलब और कुछ वाइटल ऑर्गन्स बहुत स्लो हो जाते हैं। द डोज ऑफ न्यू बॉर्न्स एंड ओल्ड पेशेंट शुड बी स्मॉलर देन एडल्ट्स। इसीलिए एडल्ट के कंपैरिजन में छोटे बच्चों का और बूढ़ों का जो डोज है वो कम दिया जाता है ना। ठीक है, क्या किया जाता है? वॉइस धीमी आ रही है, चलो वॉइस को बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा अपने फ़ोन का भी स्पीकर बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा जी, मेरे तरफ से इससे ज़्यादा आवाज़ नहीं हो पाएगी जी, और मैं इससे ज़्यादा तेज़ बोल भी नहीं पाऊँगा। मैं चेक कर लेता हूँ वॉइस सही आ रही है कि नहीं। टेक 1 सेकेंड। चलो हेलो, अरे भाई से परफेक्ट है यार, यहाँ पे देखो यहाँ तक आ रहा है, सब सही है। मैं अपने फ़ोन में भी देख लेता हूँ। चलो परफेक्ट है यार, इससे ज़्यादा वॉइस पॉसिबल नहीं है। इससे ज़्यादा ज़ोर से बोलूँगा तो थोड़ा सा मेरे पेट पे दिक्कत होती है, थोड़ा दिक्कत होने लगता है, फिर नौजिया जैसी फीलिंग आएगी। एज में आपने समझ लिया। अब जैसे बच्चों के डोज के कैलकुलेट करने के लिए कुछ फार्मूलाज होते हैं। जैसे आपका क्या है फार्मूला? ये है आपका यंग्स फार्मूला। ये है क्या आपका? यंग्स फार्मूला। ठीक है, यंग्स फार्मूला। और एक होता है डिलिंग्स फार्मूला। डिलिंग्स फार्मूला, यंग्स फार्मूला क्या होता है? चाइल्ड डोज इक्वल टू एज बटे एज प्लस 12। छोटे बच्चे का एज अगर अंडर 12 ईयर्स है ना, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग? बच्चे का उम्र बटे एज प्लस 12, एज इन ईयर्स रखते हैं, इनटू एडल्ट डोज कर देते हैं, तो चाइल्ड डोज मिल जाएगा। अगर मान लो कोई छोटा बच्चा है जो 5 साल का है, 5 ईयर्स का है, और एडल्ट डोज हमको पता है कि उसका 100 mg है ना, या तो 100 ml है एडल्ट डोज, 100 ml नहीं 100 मिलीग्राम। ठीक है, एडल्ट डोज है 100 mg, तो चाइल्ड डोज कितना होगा? कैसे कैलकुलेट करोगे? तो चाइल्ड डोज का फॉर्मूला है एज बटे एज प्लस 12, यानी 5 एज है, 5 प्लस 12 गुना 100 कर देंगे, एडल्ट डोज है ना। बस इसको कैलकुलेट करने के बाद 5/17 इंटू 100 जो आ जाएगा वो आपका चाइल्ड डोज हो जाएगा। एक एवरेज निकाल के वहाँ से कर दिया जाता है। तो ओवरऑल आपने बच्चों के जो कैलकुलेशन के तरीके देख लिए कि चाइल्ड डोज का अलग तरीका होता है। वैसे चाइल्ड डोज का एक और फॉर्मूला है डिलिंग्स फार्मूला। डिलिंग्स फार्मूला यहाँ पर क्या करते हैं? एज बटे छोटे बच्चे का उम्र जितना भी हो, सीधा सीधा हम लोग छोटे बच्चे का उम्र 5 साल है, ठीक है, और उसको 20 से डिवाइड करते हैं, इनटू एडल्ट डोज कर देते हैं। तो 20 पंचे 100 है ना, 25 25, यानी 25 मिलीग्राम आपका हो जाएगा छोटे बच्चे का डोज, अगर 100 mg एडल्ट डोज है तो, है ना। तो एक डिलिंग्स फार्मूला होता है और एक यंग्स फार्मूला होता है, जो कि छोटे बच्चों के डोज को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। उसी चीज़ को हिंदी में लिखा हुआ है, दवा की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, जिसमें एज आयु, नवजात शिशु को लिवर और किडनीज पूरी तरीके से विकसित नहीं होते हैं, वृद्ध मरीजों के लिए जिगर और गुर्दे यानी कि लीवर और किडनी अन्य महत्वपूर्ण अंगों की कार्य क्षमता धीमी हो जाती है, इसलिए नवजात और वृद्ध मरीजों के लिए दवा की मात्रा वयस्कों की तुलना में कम होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो ये एक फैक्टर है एज, उम्र। ठीक है, समझ में आ गया। अगला फैक्टर क्या होता है? बॉडी वेट। हाँ, किसी का बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा डोज चाहिए, जिसका बॉडी वेट कम है उसको कम डोज चाहिए। तो कहने का मतलब है कि बॉडी वेट भी एक फैक्टर है जिससे कि आपका दवा का जो आपके बॉडी में किस तरीके से एक्शन शो करेगा ये दिखाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है बॉडी वेट? नॉर्मल डोज ऑफ ड्रग इज कैलकुलेटेड फॉर हेल्दी एंड मीडियम वेट पर्सन, फॉर ओबेस एंड अंडर वेट पर्सन पेशेंट डज मस्ट बी कैलकुलेटेड इंडिविजुअली। कहने का मतलब है नॉर्मल डोज जो होता है ड्रग का वो मेनली हेल्दी और मीडियम वेट पर्सन के लिए होता है। मीडियम वेट जैसे हम लोग हैं, मीडियम वेट पर्सन है। लेकिन अगर कोई ओबेस है, मोटा है, 100 किलो से ज़्यादा का है, 90 किलो, 95 किलो, 100 किलो, 120 किलो, तो वैसे कंडीशन में फिर डोज अलग कैलकुलेट करना होगा। और अगर कोई अंडर वेट है ना, मान लो 25 साल का है और उम्र है, उसका वजन हो रहा है 40 साल, उसका उसका वजन हो रहा है 40 किलो, 35 किलो, तो उस कंडीशन में अंडर वेट हो गया वो। तो अंडर वेट हो या मोटापा हो उसके लिए अलग से कैलकुलेट किया जाता है। तो इंडिविजुअल डोज कैसे निकाला जाता है? तो कुछ नहीं है, बॉडी वेट जो भी है उसका लिख दो, बटे 70 कर दो, और एवरेज एडल्ट डोज जो भी है। अगर 100 mg एडल्ट डोज है तो आपने क्या करना है भैया, बॉडी वेट है मान लो उसका 40 किलो, तो 40/70 गुना 100 कर दो, जो मिलेगा आपको यहाँ पे आप कर दो 400/7, जो भी डिवाइड करने के बाद मिलेगा वो उसका डोज हो जाएगा। तो बॉडी वेट भी डिपेंड करता है, बॉडी वेट पर भी डिपेंड करता है कि भैया उसमें डोज कितना दिया जाएगा, किस तरीके से दवा काम करेगी। ठीक है, शरीर की वजन यानी बॉडी वेट।
दवा की सामान्य मात्रा स्वास्थ्य और मध्यम वजन वाले व्यक्ति के लिए निर्धारित की जाती है। मोटापे, ओबेस और कम वजन यानी अंडरवेट वाले मरीज के लिए दवा की खुराक व्यक्तिगत रूप से निर्धारित की जाती है ना। चलो, बॉडी वेट हो गया। तीसरा है जेंडर, यस, सेक्स यानी मेल है या फीमेल है, क्योंकि मेल और फीमेल में अलग अलग हार्मोन होते हैं। जैसे फीमेल में आपको पता है मेल में टेस्टोस्टेरोन का मात्रा ज़्यादा होता है, फीमेल में इसका मात्रा कम होता है। वैसे फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का मात्रा ज़्यादा होता है, मेल में इसका मात्रा कम होता है। तो कुछ दवाएं ऐसी हैं जो मेल में अलग तरीके से काम करती हैं, फीमेल में अलग तरीके से काम करती हैं। तो वही बोल रहा है, सम ड्रग्स कैन प्रोड्यूस डिफरेंट रिस्पॉन्स इन मेल एंड इन फीमेल ड्यू टू डिफरेंस इन हार्मोनल लेवल, क्योंकि उनके बॉडी में हार्मोनल लेवल के डिफरेंसेस की वजह से कुछ अलग अलग डिफरेंट रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है ज़ोलपीडेम। कल जो PYQ सेशन देखा है उनको पता होगा ये ज़ोलपीडेम किस चीज़ की दवा है, बताइए। आदित्य सोनी जी बताइए। सर बॉडी वेट समझ में नहीं आया। बॉडी वेट में कुछ नहीं है, जिसका बॉडी वेट, अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटा पर्सन है या फिर बहुत अंडरवेटेड है, पतला पर्सन है, उनके लिए इंडिविजुअली कैलकुलेट करना होता है। कैलकुलेट करने का तरीका है कि बॉडी वेट जो भी है उस पेशेंट का, उसको काउंट करना है, वेट करना है और बटे 70 से डिवाइड करके एवरेज एडल्ट डोज जो भी है उसे मल्टीप्लाई कर देना है, जो आएगा वो उसका डोज हो जाएगा। ठीक है, हाँ। ज़ोलपीडेम नींद की दवा होती है, इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। ठीक है, हाँ, ज़ोलपीडेम नींद की दवा होती है। तो कह रहा है दिस ड्रग मेटाबोलाइजेज स्लोली इन फीमेल, फीमेल में ये बहुत स्लोली मेटाबोलाइज होता है एज कंपेयर टू मेल, मेल के कंपेरिजन में। दैट इज वाई फीमेल सो हाइयर इफेक्ट ऑफ द ज़ोलपीडेम इन देयर बॉडी, क्योंकि इसीलिए फीमेल में ज़ोलपीडेम का ज़्यादा इफेक्ट। देखो मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, दवा को तोड़ना, ब्रेक करना। तो ज़ोलपीडेम जो है वो महिलाओं के अंदर बहुत देरी से मेटाबोलाइज होता है, जिस वजह से महिलाओं में ज़्यादा देर तक असर उसका देखने को मिलता है मेल के कंपैरेटिव में, है ना। क्योंकि मेल में देखो आपके वही हार्मोन डिफरेंसेस के कारण है इसके, मेल में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है तो फीमेल में कम है, फीमेल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा है तो मेल में कम है। तो ये हार्मोन डिफरेंसेस की वजह से ऐसा होता है। तो कुछ जेंडर यानी एक फैक्टर जेंडर भी है जो कि आपके दवाओं के इफेक्ट को कहीं ना कहीं दिखाता है कि भैया नहीं, अलग अलग लेवल है हार्मोनल लेवल, इस वजह से दवा के अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे ज़ोलपीडेम का एग्जांपल मैंने बताया। ठीक है, वही बोल रहा है जेंडर यानी सेक्स, एक ही दवा पुरुष और महिला में अलग अलग प्रतिक्रिया दे सकती है। इसका कारण है हार्मोन स्तर में अंतर होना। उदाहरण के लिए ज़ोलपीडेम, यह दवा महिलाओं में पुरुष की तुलना में धीरे मेटाबोलाइजेशन होती है, महिलाओं में थोड़ा धीरे होता है, इसलिए महिलाओं में ज़ोलपीडेम का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। पुरुष में टेस्टोस्टेरोन अधिक, महिलाओं में कम, जबकि महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अधिक तो पुरुष में कम। तो ऐसा होता है। ठीक है, सौरभ कह रहे सर 5 साल के बच्चे को PCM यानी पैरासीटामोल का ड्रॉप या सिरप नहीं देना चाहिए, क्यों? ऐसा कौन बोला कि PCM 5 साल के बच्चों को ड्रॉप नहीं देते हैं? चलो, कम डोज होता है भाई, दवा का डोज कम होता है छोटे बच्चों में, क्योंकि लीवर और किडनी का मेटाबॉलिज्म पावर थोड़ा कम होता है, उसका उतना फुली डेवलप नहीं होता है। हाँ, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ भी मतलब कुछ भी आप लिख दो और उसके बाद बोलो क्यों नहीं करते। अरे भाई कौन बोला नहीं देते हैं, छोटे बच्चों को सिरप नहीं देंगे, क्या बात कर रहे हो यार, 5 साल के बच्चों को सिरप नहीं देंगे। चलो, अब है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करता है। कैसे? देखो भाई, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब है किस रूट से दवा ले रहे हो। जैसे कई बार होता है कुछ दवा इंजेक्शन से ली जाती है तो कुछ दवा ओरल से ली जाती है। तो वही बोल रहा है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैन मॉडिफाई द ड्रग एक्शन, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम सल्फेट गिवन ओरली एक्ट एज अ परगेटिव। अगर मैग्नीशियम सल्फेट को आप ओरली लेते हो तो वो परगेटिव की तरह काम करेगा, यानी आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगा। बट व्हेन गिवन इंट्रावेनसली, अगर आप उसको IV ले लेते हो तो इट कॉज सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्प्रेशन, यानी कि वो आपके CNS को डिप्रेस कर देगा, CNS को डिप्रेस कर देगा। तो ड्रग के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को भी अगर अलग अलग तरीके से लोगे तो जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है, अगर ओरली लेंगे तो वो परगेटिव है, और अगर IV लगा दिए तो CNS डिप्रेस कर देगा, है कि नहीं। चलो, दवा देने के मार्ग
पे भी डिपेंड करता है। दवा देने का मार्ग दवा की क्रिया को बदल सकता है। उदाहरण में जैसे मैग्नीशियम सल्फेट मौखिक रूप से लेने पर पर्गेटिव की तरह कार्य करता है, जबकि इंट्रावेनस देने पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन के उत्पन्न करता है। देखो मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग के एक्शन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है उम्र। उम्र में क्या, जो छोटे बच्चे हैं उसमें लीवर और किडनी उतना डेवलप नहीं होता। जो बूढ़े लोग हैं उनमें लीवर और किडनी उतना अच्छे से फंक्शनल नहीं रह जाता है, स्लो काम करता है। इस वजह से उनका डोज अलग होता है, उनके डोज के लिए अलग फार्मूलाज वगैरह होते हैं। बॉडी वेट, हाँ बॉडी वेट में भी अगर कोई नॉर्मल बॉडी वेट है, हेल्दी पर्सन है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें एवरेज जो एडल्ट डोज है वही चलेगा। लेकिन अगर कोई ओबेस पर्सन है, मोटा पर्सन है, तो उसमें ज़्यादा मात्रा चाहिए डोज के लिए, उसके लिए अलग से कैलकुलेट करना होगा। अगर कोई अंडर वेट पर्सन है तो उसमें भी थोड़ा सा डोज अलग होगा, उसके डोज के लिए बॉडी वेट बाय 70 इंटू एवरेज एडल्ट डोज हो जाएगा। वैसे है जेंडर यानी सेक्स, सेक्स भी मतलब मेल और फीमेल में दवा अलग अलग तरीके से, कुछ कुछ दवाएं अलग अलग तरीके से काम करती हैं। जैसे जोल्पिडेम फीमेल में स्लो मेटाबोलाइज होती हैं, अगर उसका स्लो मेटाबोलाइजेशन होगा तो फिर वो ज़्यादा देर तक एक्शन में रहेगा, इफेक्ट ज़्यादा देर तक देखने को मिलेगा मेल के कंपैरेटिव में, ठीक है। फिर वैसे मैंने बताया रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यस, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट अगर ओरली लेते हैं तो पर्गेटिव है, लेकिन अगर उसको आईवी से लेते हैं तो वो सीएनएस डिप्रेशन का काम करता है, सीएनएस को डिप्रेस करता है, ठीक है। हाँ, अब है टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जाहिर सी बात है, जैसे कुछ दवा हैं जैसे पेंटॉप डीएसआर, आपको पता है, इसको बताओ खाने के बाद लेना चाहिए, भूखे पेट लेना चाहिए या फिर खाने के बाद। जो पेंटॉप डीएसआर है ये बताओ, पेंटॉप डीएसआर है वो खाने के बाद या खाने के पहले, है ना। पेंटॉप डीएसआर एक दवा मैं ले लिया और दूसरी दवा मैं पैरासीटामोल ले लिया, बताओ इस दोनों में क्या कहते हैं, बताओ किसको खाने से पहले किसी को खाने के बाद। तो याद रखना इसको खाली पेट, इसको खाली पेट लेना होता है और इसको खाने के बाद, है ना, खाने के बाद। ऐसा क्यों, क्योंकि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो खाली पेट मतलब अगर भूखे पेट लोगे तो उसका एक्शन ज़्यादा अच्छा होगा, इफेक्ट अच्छा होगा, और कुछ ऐसी दवाएं जैसे आप पैरासीटामोल को अगर खाली पेट ले लोगे तो फिर दिक्कत होगा। तो वही बोल रहा है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैन मॉडिफाई द ड्रग एक्शन, यस। किस समय पे ले रहे हो ये भी डिपेंड करता है। व्हेन द ड्रग टेकन बिफोर फूड इट कैन प्रोड्यूस स्टोमक इरिटेशन, अगर खाना खाने से पहले आपने दवा ले लिया तो पेट में इरिटेशन कॉज कर सकता है। बट व्हेन ड्रग्स आर टेकन आफ्टर ईटिंग फूड, अगर खाना खाने के बाद लेंगे तो इट डज नॉट प्रोड्यूस स्टोमक इरिटेशन, स्टोमक इरिटेशन नहीं कॉज करेगा। फिर हम इस पेंटॉप डीएसआर को क्यों लेते हैं, तो पेंटॉप डीएसआर को इसीलिए लेते हैं ताकि वो स्टोमक इरिटेशन कॉज करे, ताकि जो भी गैस का समस्या है वो गैस बाहर कर सके, है ना। खाली पेट में स्टोमक इरिटेशन करता है जिससे गैस को बाहर निकालता है, कौन, पेंटॉप डीएसआर। तो ये है आपके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी दवा देने का समय पे भी डिपेंड करता है। दवा लेने का समय दवा की क्रिया को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण, दवा भोजन से पहले लेने पर पेट में जलन इरिटेशन हो सकती है, लेकिन भोजन के बाद लेने पर समस्या नहीं होती है। वैसे एक इफेक्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्यूमुलेशन। अब यहाँ से थोड़ा सा कंसेप्चुअल पॉइंट आता है, अभी तक तो बहुत हल्के हल्के पॉइंट आ रहे थे, अब थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है क्यूमुलेशन। क्या होता है क्यूमुलेशन, देखो क्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, समझना बात को। क्यूमुलेशन का मतलब होता है कि एक्यूमुलेट हो जाना, दवा धीरे धीरे आपकी बॉडी में जमा हो जा रहा है। क्यूमुलेशन वर्ड कहाँ से आया, एक्यूमुलेशन से, एक्यूमुलेट हो जाता है आपके बॉडी में ड्रग, धीरे धीरे क्या होती है, जमा हो जाती है। जैसे क्या आ रहा है, व्हेन द एक्सक्रीशन प्रोसेस ऑफ ड्रग इज स्लो, रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग लीड्स टू एक्यूमुलेशन इन द बॉडी विच कैन प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल डिजॉक्सिन, जैसे एक ड्रग है डिजॉक्सिन, पता है हार्ट फेल्योर में इस्तेमाल करते हैं इसका, ये कार्डियोटोनिक ड्रग है। ये डिजॉक्सिन का जो आपका एक्सक्रीशन रेट है वो बहुत कम है, यानी धीरे धीरे रिलीज होता है। और आप एक तो बॉडी में ये धीरे धीरे रिलीज हो रहा है, लेकिन आप एकदम सुबह शाम हो सके दोपहर में भी चाप रहे हो, है ना, सुबह शाम कंटिन्यू किए हो या फिर सुबह दोपहर शाम, ज़्यादा डोज हो रहा है, तो बॉडी में धीरे धीरे वो एक्यूमुलेट होता जाता है, जमा होता जाता है, क्योंकि उसका एक्सक्रीशन उतने तेज़ी से नहीं हो रहा है जितना तेज़ी से आप ले रहे हो। तो वो बॉडी में जब जमा हो जाएगा तो उससे टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा। ये होता है क्यूमुलेशन इफेक्ट, ठीक है। हाँ, तो एक बार क्यूमुलेशन लिखने आ गया था, क्या होता है क्यूमुलेशन, तो व्हेन द एक्सक्रीशन प्रोसेस ऑफ ड्रग इज स्लो, यानी दवा के बाहर निकलने का प्रक्रिया अगर स्लो है और लगातार आप उसको रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ले रहे हो, लेकिन लगातार ड्रग को ले रहे हो, तो आपके बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा बॉडी में, एंड फिर वो टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा।
फॉर एग्जाम्पल डिजॉक्सिन इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी वेरी स्लोली, यानी आपके बॉडी से डिजॉक्सिन बहुत स्लोली रिलीज होता है। सो रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजॉक्सिन, अगर आप लगातार डिजॉक्सिन लेते हैं तो एक्यूमुलेशन ऑफ डिजॉक्सिन आपके बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा, विच रिजल्ट्स इन टॉक्सिक इफेक्ट, जिससे टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलेंगे। सौरभ कनौजिया कह रहे हैं कॉलेज में बताई थी कि मैम ने उनका लीवर बहुत ही वीक होता है, मेटाबोलाइट नहीं सही से नहीं कर पाते हैं, इसलिए पीसीएम नहीं देना चाहिए 5 साल के छोटे बच्चों, 5 साल के ना हो जाए देना नहीं। ऐसा नहीं है, उसका कम डोज का सस्पेंशन आता है, समझे, सस्पेंशन दिया जाता है, उतना ही दिया जाता है जितना बच्चे क्या कहते हैं मतलब कर पाएँ। थोड़ा सा जानकारी जब कम हो तो इस तरीके के ऐसे नहीं करना चाहिए, फेक टाइप से नहीं बोलना चाहिए भाई, आपको पता होना चाहिए, थोड़ा रिसर्च करो, जानो बुझो, फिर बताता हूँ, है ना। पैरासीटामोल का सस्पेंशन वगैरह आता है, कम डोज में आता है, कम ड्रग में आता है, उससे बच्चे को दिया जाता है। जब दवा का निर्गमन एक्सक्रीशन धीमी होती है तो दवा खुराक लेने पर शरीर में संचय हो सकता है, विषाक्त प्रभाव उत्पन्न करता है। उदाहरण में डिजॉक्सिन शरीर से बहुत धीरे बाहर निकलती है, इसलिए बार बार डिजॉक्सिन लेने से इसका संचय होता है, विषाक्त प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक है। फिर होता है ड्रग टॉलरेंस, हाँ ड्रग टॉलरेंस भी हो जाता है। ड्रग टॉलरेंस मतलब क्या होता है पता है, ड्रग टॉलरेंस आपके बॉडी में हो जाएगी जब आप पहले आप मान लो किसी को सर दर्द है तो एक सेरिडोन का टैबलेट लेता है और उसको सर दर्द आराम हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको आदत लग गया डेली 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 लेने का तो एक समय के बॉडी में उसमें वो ड्रग काम ही नहीं कर पाएगी, उसका बॉडी रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो उसको वही इफेक्ट पाने के लिए, वही नॉर्मल इफेक्ट पाने के लिए अब 2 टैबलेट लेना होगा, है ना। फिर एक समय के बाद 2 टैबलेट से भी उसका कुछ नहीं होगा तो 3 टैबलेट। अक्सर ऐसे होता है दारू वाले के साथ, जो दारू पीता है शुरुआत में पीता है तो आधा 1 पैक पीता है तो उसका डोज हो जाता है, टुन हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसको आदत हो जाता है कि 1 पैक से कुछ नहीं होगा, अब उसको 2 पैक चाहिए, उसको कहते हैं टॉलरेंस, ड्रग टॉलरेंस। वही बोल रहा है व्हेन लार्ज डोज ऑफ ड्रग्स आर रिक्वायर्ड टू गेट एन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल डोज ऑफ ड्रग, यानी जितना नॉर्मल डोज में ही हो जाना चाहिए था उसके लिए हमें एक ज़्यादा डोज की मात्रा की रिक्वायरमेंट हो रही है। फिनोमेनन इज नोन एज ड्रग टॉलरेंस। ड्रग टॉलरेंस कैन बी नेचुरल और एक्वायर्ड, किसी किसी को नेचुरल होता है कि उसके बॉडी में थोड़ा ज़्यादा डोज चाहिए होता है, किसी किसी को एक्वायर्ड है कि ज़्यादा लेने की वजह से हो गया है। तो जब हमें एक नॉर्मल इफेक्ट के लिए ज़्यादा मात्रा ड्रग का इस्तेमाल करना पड़े, कह रहा है व्हेन लार्ज डोज ऑफ ड्रग आर रिक्वायर्ड टू गेट एन इफेक्ट, है ना, इफेक्ट पाने के लिए लार्ज डोज की रिक्वायरमेंट हो प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल डोज ऑफ ड्रग, दिस फेनोमेनन इज नोन एज ड्रग टॉलरेंस। इसी फेनोमेनन को हम लोग ड्रग टॉलरेंस कहते हैं। ड्रग टॉलरेंस कैन बी नेचुरल और एक्वायर्ड, ड्रग टॉलरेंस नेचुरल होता है और एक्वायर्ड होता है, ठीक है। दवा सहनशीलता जिसको कहते हैं, जब सामान्य खुराक से दवा का प्रभाव प्राप्त करने के लिए बड़ी खुराक की आवश्यकता होती है तो इसे दवा सहनशीलता यानी ड्रग टॉलरेंस कहते हैं। दवा सहनशीलता प्राकृतिक और एक्वायर्ड भी, नेचुरल और एक्वायर्ड भी हो सकती है, ठीक है। वैसे होता है एक इफेक्ट सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म क्या होता है सर? सिनर्जिज्म का मतलब है जब एक दवा दूसरी दवा के इफेक्ट को बढ़ा दे। जैसे आपको पता है लीवोडोपा किसके साथ दी जाती है, एक बार पूछा भी गया, लीवोडोपा किसके साथ दी जाती है? कार्बिडोपा के साथ। लीवोडोपा किसके कॉम्बिनेशन में दी जाती है? लीवोडोपा का कॉम्बिनेशन है कार्बिडोपा। क्यों जानती है, पता है क्यों दिया जाता है इसको साथ में? क्योंकि कार्बिडोपा की वजह से लीवोडोपा का एक्शन बढ़ जाता है, इफेक्ट बढ़ जाता है। लीवोडोपा जल्दी ब्रेक नहीं होने देता है लीवोडोपा को। तो ओवरऑल ऐसा यहाँ पर कॉम्बिनेशन जिसमें एक की वजह से दूसरे का इफेक्ट बढ़ जाए तो उसको सिनर्जिज्म कहते हैं। कह रहा है व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज इनहेंस्ड बाय द अनदर ड्रग इज कॉल्ड सिनर्जिज्म, यानी एक ड्रग की वजह से दूसरे के इफेक्ट को बढ़ा दे, जैसे लीवोडोपा कार्बिडोपा एक साथ दिया जाता है, पार्किंसन डिजीज में अक्सर इस्तेमाल होता है जहाँ पे डोपामिन की मात्रा कम हो जाती है। तो एक्चुअली ये कार्बिडोपा क्या करता है, लीवोडोपा के को टूटने से रोकता है, तो ये क्या होता है, इसके एक्शन को बढ़ा देता है। तो वही बात कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा आर गिवन इन अ कॉम्बिनेशन सो दैट कार्बिडोपा कैन इंक्रीज द एक्शन ऑफ लीवोडोपा, ताकि लीवोडोपा के एक्शन को इंक्रीज कर सके, ठीक है। स्नेहा कश्यप कह रहे प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड लेना कितना जरूरी होता है? बहुत जरूरी होता है। एक समय के बाद प्रेगनेंसी में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट से। और चूंकि प्रेगनेंसी में होता है ऐसा क्या है कि एक जिस्म दो जान वाली बात हो जाती है, एक ही मतलब शरीर है उसी के अंदर 2 जान पल रहा होता है। तो
आयरन का और फॉलिक एसिड का कमी जाहिर सी बात हो ही जाता है, तो उस कंडीशन में लेना चाहिए, नहीं तो फिर बेबी पर बहुत गंदा इफेक्ट को देखने को मिलता है। सक्रियशीलता यानी सिनर्जिज्म, जब किसी दवा की क्रिया को दूसरी दवा द्वारा बढ़ाया जाता है तो सक्रियशीलता यानी सिनर्जिज्म कहलाता है। एग्जाम्पल में लीवोडोपा और कार्बिडोपा में संयोजन दिया जाता है, कार्बिडोपा लीवोडोपा को क्रिया को बढ़ा देता है। अब उसका उल्टा है एंटागोनिज्म, यानी एक दवा दूसरी दवा के इफेक्ट को कम कर देगा, है ना। हाँ, when the action of one drug is inhibited, the action of another drug is called antagonism. For example, acetylcholine and adenine inhibit each other action. यानी कि आपके यहाँ पर एंटागोनिज्म क्या होता है कि जब एक दवा यानी कि एसिटाइल कोलिन एक दवा दूसरे दवा के एक्शन को इनिबिट करता है, जैसे एसिटाइल कोलिन के एक्शन को कौन इनिबिट करेगा, एडिनाइन, है ना, एक दूसरे के अपोजिट। ये देख लो एसिटाइल कोलिन कहीं ना कहीं आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को के तरफ मेंटेन करता है, तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे का कंट्राइंडिकेट करेगा। यानी व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज इनिबिटेड द एक्शन ऑफ अनदर ड्रग, समझ रहे बात को, यानी एक ड्रग के द्वारा दूसरे ड्रग के एक्शन को इनिबिट किया जाएगा तो उसको एंटागोनिज्म कहते हैं। वही बोला, जब किसी दवा की क्रिया को दूसरे दवा द्वारा अवरुद्ध किया जाता है तो इसे एंटागोनिज्म यानी विरोधाभास कहते हैं। उदाहरण में एसिटाइल कोलिन और एडिनिन है, एक दूसरे की क्रिया को रोकने का काम करते हैं। एक है एडिटिव इफेक्ट। सिनर्जिज्म इफेक्ट में क्या था कि एक दवा की वजह से दूसरी दवा का इफेक्ट क्या हो गया, मतलब बढ़ गया। यहाँ पे क्या होता है एडिटिव इफेक्ट में, जब दवा जो आपका है ये जैसे मान लो कॉम्बीफ्लाम है, कॉम्बीफ्लाम में एडिटिव इफेक्ट देखने में होता है। यहाँ पर आइब्यूप्रोफेन और पैरासीटामोल, पता है ना कॉम्बीफ्लाम में दोनों चीज़ है, आइब्यूप्रोफेन और पैरासीटामोल है। तो जब आइब्यूप्रोफेन और पैरासीटामोल दोनों साथ में दिया जाता है तो ये दोनों का इफेक्ट ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है, ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है। तो ये बोल रहा है व्हेन द टोटल फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस्ड बाय एनी टू ड्रग्स इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट इज कॉल्ड एडिटिव इफेक्ट। यानी कि इस दोनों के इफेक्ट ज़्यादा बेहतर देखने को मिलते हैं साथ में रहने पर। व्हेन द टू फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस्ड बाय टू ड्रग्स इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल इफेक्ट, यानी कि इसके भी इफेक्ट के बराबर आपका दोनों मिला करके इफेक्ट देखने को मिले तो उसको एडिटिव इफेक्ट कहते हैं। एडिटिव इफेक्ट कैन मॉडिफाई द ड्रग एक्शन, यस। फॉर एग्जांपल कॉम्बीफ्लैम इज यूज्ड टू अचीव ग्रेटर रिडक्शन इन पेन, फीवर एंड इन्फ्लामेशन। यानी कि अगर आप अलग से आइबुप्रोफेन और अलग से पैरासीटामोल खाओगे तो शायद कम असर हो, लेकिन अगर दोनों का साथ में कॉम्बिनेशन खाओगे तो आपको अच्छे से पेन भी कम हो जाएगा, फीवर भी कम हो जाएगा, इन्फ्लामेशन भी कम हो जाएगा। यानी दर्द, सूजन और बुखार तीनों चीज़ को कम करने का काम करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ संयुक्त प्रभाव में क्या है, जब दो दवाएं द्वारा उत्पन्न कुल चिकित्सीय प्रभाव व्यक्तिगत प्रभावों के योग के बराबर हो तो इसे एडिटिव इफेक्ट कहा जाता है। ये दवा की क्रिया को बदलते हैं। एग्जाम्पल में कॉम्बीफ्लेम है जो दर्द, बुखार और सूजन के में अधिक तरीके से अच्छे से काम करता है ना। अब एक बच्चा बोल रहा है कि जैसे आंसर सर ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में कई बार देखो अब जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आप क्या क्या लिखोगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले लिखना क्या, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, समझो। सबसे पहले लिखोगे कि दवा किस तरीके से काम करती है, दवा किस तरीके से काम करती है। तो दवा मेनली 4 तरीके से, ट्रांसपोर्टर, एंजाइम, आयन चैनल, रिसेप्टर्स। वन बाय वन थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिख दोगे। जैसे ट्रांसपोर्टर के बारे में लिख दिए, एग्जाम्पल दे देना, नहीं तो नहीं कुछ लिखोगे एग्जाम्पल दे देना। एंजाइम्स लिख के उसके एग्जाम्पल दे देना। फिर आपके क्या कहते हैं ये आपके आयन चैनल्स लिख के उसके एग्जाम्पल दे देना, रिसेप्टर्स लिख के उसके एग्जाम्पल दे देना। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग, यहाँ एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इसी में ये वाला पार्ट है। अगर मन हो तो आपको लिखना है तो लिखो, नहीं मन है मत लिखो, क्योंकि एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट इसलिए मैंने पढ़ाया क्योंकि यहाँ से आपका इसी टॉपिक के अंतर्गत आता है ये एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, और यहाँ से अपने आप में सेपरेट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। क्या होता है एगोनिस्ट, क्या होता है एंटागोनिस्ट। फिर उसके बाद है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग में मैंने इतने सारे पॉइंट्स पढ़ाए, आप 5 को लिख सकते हो। एज लिख देना, बॉडी वेट लिख देना, जेंडर लिख देना, फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फिर क्यूमुलेशन, ड्रग टॉलरेंस, बस इतना भी लिखोगे चलेगा। सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, एडिटिव इफेक्ट, मन है तो लिखो, नहीं तो मन। लेकिन अगर आपके एग्जाम में मैं छोड़ दूंगा, आपके एग्जाम में हो सके सिर्फ एडिटिव इफेक्ट से सवाल आ जाएंगे। तो मैं जो यहाँ टॉप 20 पढ़ा रहा हूँ, मैं ये सोच के नहीं पढ़ा रहा हूँ कि सिर्फ इतना ही लिखेंगे। मैं चाहता तो ये एक क्वेश्चन के आंसर को और छोटा करता, और मुझे कोई जरूरत नहीं थी कि एक क्वेश्चन के आंसर को 2 क्लास में एक्सप्लेन करने की। लेकिन आप मुझ पर विश्वास करके आए हो, है ना, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता हूँ। आपके एग्ज़ाम में मुझे ऐसा पढ़ाना होगा ताकि यहीं से सब कुछ फंसे,
क्या पता स्पेशली सिर्फ एडिटिव इफेक्ट पे ऊपर लिखने आ जाए, आ सकता है ना। हाँ, कई बार होता है सिर्फ सिनर्जिज्म के ऊपर लिखने आ जाए, शॉर्ट नोट्स ऑन 1 नंबर के क्वेश्चन में, 2 नंबर के क्वेश्चन में, तो मुझे सब कुछ कवर करना है, इसलिए मेरा आंसर लॉन्ग आता है। बाकी आपको जितना याद रहे मिला जुला के ही आप आंसर लिखेंगे, ठीक है। चलो बस 5 मिनट में मेरी क्लास खत्म हो जाएगी, घबराओ नहीं। क्वेश्चन है सिनर्जिज्म मीन्स, सिनर्जिज्म का मतलब क्या है? वन ड्रग ब्लॉक्स अनदर। टेंशन ना लो, मेरी भी क्लास है 1 बजे फर्स्ट ईयर में। सिनर्जिज्म मीन्स वन ड्रग ब्लॉक्स अनदर नहीं, एंटागोनिज्म होता है। टू ड्रग्स हैव नो इफेक्ट, ऐसा भी नहीं है। वन ड्रग इनहेंसेस द एक्शन ऑफ अनदर ड्रग, यस, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब मैं नहीं पढ़ाता सिनर्जिज्म वाला इफेक्ट, लेकिन आपके एग्जाम में तो पूछा जाएगा ना भाई। टॉप 20 आपको पता, आप विश्वास किए हुए हो, मैं आपको बोलता हूं कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो मेरा कर्तव्य है कि आपको इसमें टॉप 20, इसीलिए तो बोलता हूं कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इसके लंबे लंबे आंसर्स बनाए हैं, हर चीज को कवर करने का प्रयास किया है ताकि आपका कुछ बाहर ना जाए। एंटागोनिज्म रेफर्स टू, तब तो फिर भी इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में छोटा छोटा कुछ आंसर लिख देते, लेकिन नहीं बाबू, यहाँ आंसर लिखना नहीं है, यहाँ पे कवर करना है हर चीज को, इससे एक भी एमसीक्यू भी बाहर ना जाए। एंटागोनिज्म एडिशन ऑफ ड्रग इफेक्ट, ऐसा नहीं है। इंक्रीज ड्रग टॉक्सिसिटी नहीं, सेम द इनिबिशन ऑफ वन ड्रग बाय अनदर, यस, आंसर डी। नेक्स्ट है इन ओल्ड एज ड्रग मेटाबॉलिज्म इज जनरली, ओल्ड एज में ड्रग मेटाबॉलिज्म जनरली क्या होता है? डिक्रीज, अनचेंज्ड, इंक्रीज, डबल। बुढ़ापे में ड्रग का मेटाबॉलिज्म घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना। चलो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। हाँ, तो फाइनली यहाँ पे आपका खत्म होता है। अगले क्लास में हम लोग अगला पार्ट पढ़ेंगे, एक्सप्लेन बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, ठीक है। चलो, आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अभी तक हम लोग अच्छे से क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ चुके हैं, और 5, ये आपका कौन सा था? पार्ट 5 था। 5 पार्ट हो चुका है हमारा, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये टॉप 20 मैं मानता हूँ, इस तरीके से पढ़ाता हूँ मैं टॉप 20 कि आपको इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना होगा। आपको जो भी मेरी 20 से 25 क्लासेस लग जाएंगी आपको पूरे टॉप 20 पढ़ाने में, चूँकि हिंदी इंग्लिश दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा क्लास लगेगा, तो आपको इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना। बस ये 20 क्लास आपके फार्माकोलॉजी का पढ़ लो, काम हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताना। ओके, थैंक यू।